प्यारे साथियों, नमस्कार। यह जो लेक्चर है, यह वीडियो नदी घाटी सभ्यता का भाग 2 है। तो एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा। हम लोगों ने सबसे पहले इतिहास को समझा और फिर हम प्राचीन इतिहास में आए। इसमें मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव का उद्भव बताया और फिर मैंने आपको बताया कि मानव ने किस प्रकार जो है अपना जीवन यापन किया और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले मानव क्या है कि वो जंगलों में रह रहा है, आदि मानव है। फिर यह कबीले में बन गया, फिर धीरे धीरे ये एक गांव बसा लिया जिसको हम संस्कृति के तौर पर जानते हैं, है ना। अब क्या हुआ, इसके बाद फिर इसके पास धातु मिल गया और धातु मिलने के बाद फिर ये एक सभ्यता की तरफ बढ़ा और ये सारी सभ्यताएं जो थीं ये नदियों के किनारे बसी। तो मैंने आपको 6 सभ्यता के बारे में नाम बताया और इसमें मैंने आपको 2 सभ्यताएं उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताई जो आपको एक एस्पिरेंट होने के नाते जानना चाहिए और ऐसे भी सामान्य समझ के तौर पर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बेसिक बुक में आपको मिल जाती है, बचपन से आपने पढ़ रखा है, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मैंने आपको वो कनेक्ट करने के लिए चीज़ें बता दी। लेकिन अब जो हम नदी घाटी सभ्यता में जो भारत की नदी घाटी सभ्यता है, जिसे हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी और भी स्टेट पीसीएस होते हैं, उसमें भी प्रश्न यहाँ से रहते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्या है। साथियों, सिकंदर, आप जानते हैं सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर का आक्रमण भारत में 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। अनेक इतिहासकारों का मानना था उस समय तक कि इससे पहले 326 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसके बारे में जानकारी कैसे पता चली, एक छोटी सी कहानी में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 1853 में भारत में रेलवे का विकास करना शुरू किया। भारत में पहले ट्रेन चली, हालांकि 1852 में ही चल गई थी, बट चूंकि बेसिक किताबों में 1853 है, मुंबई से थाने, तो आप इसी फैक्ट को लें। और अब चूंकि ये सर्वमान्य हो गया है तो चीज़ें बदलनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। 1853 में ट्रेन, रेलवे जो है इन्होंने बिछाना शुरू किया और रेलवे जब भारत में आई तो इन्हें वो रेलवे लाइन बिछानी थी। ये जो रेलवे लाइन बिछानी थी, इसमें 2 चीज़ें हुई। 1857 में क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में आप जानते हैं कि उत्तर भारत में यह क्रांति बहुत व्यापक पैमाने पर यह क्रांति हुई। अब जब यह क्रांति हुई तो क्रांति में जिन लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में काम किया उन्हें सजा दी गई और जिन लोगों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया उनको अंग्रेजों ने क्या किया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको पुरस्कार दिया। तो पुरस्कार कैसा, आपको क्या लग रहा है कि 100 रुपये दे दिए पुरस्कार? नहीं। दरअसल इस क्रांति में अभी 1857 की क्रांति से एक दशक पहले, जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। एक दशक पहले पंजाब यानी कि सिख राज्य जो था, इसे अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। इसके बाद अंग्रेजों को बड़ी संभावना, 1857 की क्रांति के दौरान बड़ी संभावना थी कि सिख जो हैं ये अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेजों को सिखों ने उस समय पंजाब ने साथ दिया। तो अब अंग्रेजों का कर्तव्य बन जाता था कि वो पंजाब में प्रोत्साहन दें और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें। तो ऐसे में पंजाब में रेलवे लाइन बिछना शुरू हुआ। अब जब ये पंजाब में रेलवे लाइन बिछना शुरू हुआ तो सबसे पहले, इस रेलवे लाइन बिछने से पहले भी 1826 में चार्ल्स मैसन ने नोटिस किया था कि कुछ इलाके हैं वो उठे हुए हैं, जैसे समतल ज़मीन है तो ये उठा हुआ है। तो उन्होंने नोटिस किया, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन 1872 में, 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने हड़प्पा के एरिया का विस्तृत सर्वेक्षण किया, क्योंकि जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो ज़मीन खोदा गया तो ईंट मिले तो जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे उन लोगों ने ईंट का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ईंट इतनी संख्या में मिलने लगे कि लोगों को आश्चर्य होने लगा कि इतना ईंट कहाँ से आ रहा है। तो फिर एक सर्वेक्षण हुआ 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम जी के नेतृत्व में और विस्तृत सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण होने के बाद फिर आगे चल के 1921 में
जिस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड जॉन मार्शल थे, इनके नेतृत्व में दयाराम सहनी, इन्होंने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया और इस तरह हमें एक पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। अब आप पूछेंगे सर कि इसका नाम हमने सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा? दरअसल इसके 2-3 नाम हैं। एक तो इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ज़्यादातर स्थल सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिले, लेकिन आगे चल के सरस्वती नदी के भी किनारे मिलने लगते हैं, तो नाम हो जाता है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा मिला था और भारतीय परंपरा में जो बड़ा बेटा होता है उसी के नाम पर, आप देखेंगे आपके घर में भी आपकी मम्मी आपके पापा को नाम लेकर के नहीं बुलाती होंगी। खास करके ये गांव में अभी भी ये कल्चर है, हालांकि अब तो बदल रही है चीज़ें। तो जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होती है उसके नाम पर कि भाई फलाने के पापा, राहुल के पापा, है ना, इस तरह की चीज़ें चलती हैं हमारे समाज में। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। आप जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे देश का एक बहुत बड़ा पार्ट अलग हो गया, और जब वो अलग हो गया तो ये हड़प्पा का स्थल दूसरे साइड चला गया, तो फिर एक नए नामकरण की आवश्यकता पड़ी, तो हमने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। तो परिचय के तौर पे आपने चीज़ें समझ ली। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब इसका टाइम पीरियड क्या था, ये कब थी? अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें कि ये कब है ये सभ्यता, तो जो समय मिलता है एनसीईआरटी कहती है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता थी। अब सवाल है कि भाई ये जो सभ्यता थी ये कहाँ से आई? इस बात पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसके नॉर्थ में एक प्लेस है मांडा जो जम्मू और कश्मीर में आता है। पूर्व में एक जगह है आलमगीरपुर जो मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में है। इसके दक्षिण की बात करूं मैं तो ये दायमाबाद में है महाराष्ट्र में, और इसके वेस्ट की बात करूं तो ये सुतकागेंडोर है। अगर हम इस सभ्यता के आकार की बात करें कि ये किस आकार का है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये त्रिभुजाकार आकार का है। इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए कि इसका एरिया कितना है इस पूरे सभ्यता का, तो लगभग 93,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया या कवर करता है। इसके अलावा अब ये इसकी चौहद्दी हो गई। अब इसके अलावा हम प्लेस देख लेते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है बेसिकली, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कह रहे हैं, ये भारत के इस क्षेत्र में है। और यह जो क्षेत्र है भारत का, इसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है और भारत भी आ जाता है। तो हम तीनों एरिया को देख लेते हैं। पहले हम अफगानिस्तान में देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान में आपको 3 प्लेस मिलेंगे, बदख्शां, सोरतखुई और मुंडेका। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 3 एरिया है। एक तो इस सिंधु वाला एरिया है, एक इसका पंजाब वाला एरिया है और एक इसका बलूचिस्तान वाला एरिया है। सिंधु घाटी में सिंधु नदी के किनारे आपको 3 प्लेस मिलेंगे, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोट दीजी। तो ये 3 आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पंजाब है, पंजाब मतलब ये भारत वाला पंजाब नहीं, पंजाब जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ देश का, तो पंजाब का जो इलाका है ये 2 पार्ट में बट गया। एक हमारे इधर आ गया और एक इधर आ गया। सेम उसी तरह जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ, बांग्लादेश का वेस्ट पार्ट हमारे में आ गया तो उसका नाम वेस्ट बंगाल है, और एक पार्ट है जो बांग्लादेश के नाम से आप जानते हैं। उसी तरह जो पंजाब का इलाका है, तो एक पंजाब जो है पाकिस्तान में चला गया जिसको हम वेस्ट पंजाब के नाम से जानते हैं, और हमारा वाला जो है वो ईस्ट पंजाब जो पंजाब है। तो ये जो पाकिस्तान वाले पंजाब हैं, यहाँ पर एक प्लेस है हड़प्पा और ये रावी नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बलूचिस्तान में आपको 3 प्लेस मिलेंगे, बालाकोट, सुतकाको और सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर आप जानते हैं कि ये वेस्ट का भी चौहद्दी है। अब हम लोग भारत की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से प्लेस हैं? तो भारत में एक तो हमने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर में मांडा, ये चेनाब नदी के किनारे है।
इसके बाद पंजाब में जो प्लेस है वो है रोपड़, और रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे है। तो आप ऐसे भी जान गए सतलज नदी कहाँ है, पंजाब में। और ये जो रोपड़ है ये खोजा किसने, ये खोजा यज्ञदत्त शर्मा ने। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा प्लेस है जो इम्पॉर्टेंट है, वो प्लेस है कालीबंगा। काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, यानी कि ब्लैक चूड़ी। आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो एक मूवी आई थी करण अर्जुन, आपने अगर वो मूवी देखी है तो आप उसमें देखेंगे कि राजस्थान का इलाका है ना। करण अर्जुन चूड़ी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, है ना। तो आपको ये राजस्थान इस तरह याद रहना चाहिए। और ये किस नदी के किनारे है, तो चूड़ी है ना। तो आप उससे याद, चूड़ी कौन पहनती है, महिलाएं, और महिलाएं घूंघट भी लेती हैं। तो आप याद रखिएगा ये घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर। अब हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में आपको 4 प्लेस मिलेगा, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, राखी खड़ी और बनावली। इसके अलावा 2 प्लेस हैं, कुनाल और मीता थल। कुनाल और मीता थल पे यूपी पीसीएस वाले सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बिहार में पूछने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन राखी गढ़ी और बनावली पर प्रश्न रहने की संभावना रहती है। अब हम एक स्टेट और है गुजरात, उसकी बात करते हैं। गुजरात में 2 इलाके हैं, कच्छ और काठियावाड़। जैसे अपने बिहार में, अगर बिहार का मैं मैप बनाऊं, लगभग हमारा मैप इस तरह है और गंगा बीच से एकदम काटती है। तो ये हमारा उत्तर, ये हमारा नॉर्थ बिहार है, ये साउथ बिहार है। लेकिन हम कैसे बांटें, ये हो गया मिथिलांचल का इलाका, है ना, ये मिथिला का इलाका है, ये अंग का इलाका है, ये मगध है, ये भोजपुर वाला इलाका है, ये जो है ये वज्जी संघ का इलाका है। तो अलग अलग यहाँ वज्जिका बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका है, इधर मगही भाषा बोली जाती है। उसी तरह गुजरात में भी इलाके हैं। तो गुजरात का एक इलाका है कच्छ का और दूसरा इलाका है काठियावाड़ का। जो कच्छ का इलाका है यहाँ पर 2 प्लेस हैं, एक है सुरकुतदा और एक है धौलावीरा। इसमें धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ जल प्रबंधन बहुत ज़बरदस्त है। जल प्रबंधन का बहुत ज़बरदस्त साक्ष्य मिला है, कभी मौका मिले तो जाकर देखिएगा। अगर हम काठियावाड़ की बात करें तो काठियावाड़ में जो प्लेस है ये लोथल है। लोथल से हमें बंदरगाह जैसी चीज़ें मिली हैं, डॉक यार्ड, अभी मैं उस पर बात करूँगा आपसे। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। इसके अलावा आपको 3 प्लेस हैं, रंगपुर, रोजदी और प्रभास पातन, ये गुजरात के प्लेस थे। इसके बाद महाराष्ट्र में आपको एक जगह मिलता है, अभी मैंने आपको चहद्दी में बताया था, नीचे दायमाबाद, तो महाराष्ट्र में है दायमाबाद। और यूपी में मैंने अभी आपको बताया था ईस्ट पार्ट में आलमगीरपुर, मेरठ के पास आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है ये यूपी में मेरठ के पास है। और इसके बाद एक प्लेस है हुलास, या सहारनपुर में है। तो ये बहुत मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी उत्पत्ति को लेकर के बात करते हैं कि ये कहाँ से आई ये सभ्यता। तो इसको लेकर के 2 तरह के विचारधाराएं हैं। एक कहते हैं कि भाई ये जो सभ्यता है ये विदेशी लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता है। तो ऐसे कौन लोग होंगे जो ये बात कहेंगे, तो ऑफकोर्स जो ब्रिटिश लोग होंगे वो कभी नहीं बताएंगे कि तुम लोग इतने अच्छे थे, क्योंकि उनको तो राज करना था इंडिया पे। तो वो बोले कि नहीं, ये जो विदेशी है सभ्यता, और विदेशी में कौन, तो इन्होंने कहा कि ये तो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया के लोगों ने आकर के यहाँ बसाई। हालांकि वो जो कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि अभी मैं बात करूँगा आपसे लिपि की, तो जो लिपि हड़प्पा सभ्यता की है और जो लिपि मुहन मेसोपोटामिया की है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए ये बात गलत है। तो जो लोग हैं जिन्होंने ये बात कही, तो उसमें एक जॉन मार्शल हैं, एम व्हीलर हैं, तो इन्होंने ऐसी बातें कही। अब स्वदेशी उत्पत्ति, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये स्वदेशी लोगों के द्वारा किया हुआ है ना। तो ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये बात कही, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो है अमलानंद घोष साहब। अमलानंद घोष साहब कहते हैं कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, यह जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, यह सोथी संस्कृति से विकसित हुई। अब ये सोथी संस्कृति क्या है, सोथी संस्कृति राजस्थान में ताम्रपाषाण काल के दौरान एक संस्कृति थी। दूसरा एक और विद्वान है रोमिला थापर, प्राचीन भारत के पे इनका बहुत काम है रोमिला थापर का, ये बहुत प्रोमिनेंट नाम है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। रोमिला थापर, इन्होंने कहा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये ईरानी बलूची संस्कृति से आकर के डेवलप हुई। यहाँ तक आप समझ गए।
आप जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लिए हमको क्या करना, कैसे हमको पता चलेगा, तो स्रोत पर, और स्रोत कैसे होना चाहिए, पुरातात्विक, और कैसे होते हैं, पुरातत्व और साहित्यिक, ये दो स्रोत होते हैं। और जब हम साहित्यिक स्रोत को नहीं पढ़ पाते तो उसको हम क्या कहते हैं, आद्य इतिहास। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा इतिहास हो गया, आद्य इतिहास, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम इस काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि इस समय कैसी राजनीतिक व्यवस्था है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी है ना, उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसकी जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं पाए। तो जब हम पढ़ नहीं पाए तो हम क्या डिराइव करते, तो जो चीज़ें हमको मिली है उससे हम लोगों ने ये चीज़ें डिराइव की कि यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता थी जो सब चीज़ों को मैनेज कर रही थी, वरना इतनी बड़ी सभ्यता को मैनेज कर पाना संभव नहीं होता। तो एक तो हमने ये चीज़ें डिराइव की। दूसरा, जब हम अभी हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन देखेंगे तो हम देखेंगे कि नगरों में नाले हैं, नाला बहुत प्रॉपर तरीके से ढका हुआ है, साफ़ सफाई हो रही है। तो ये जो साफ़ सफाई हो रही है, ये जो पूरा शहर मेंटेन करके रख रहे हैं, ये बिना कोई लोकल गवर्नमेंट के तो पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ एक स्थानीय प्रशासन भी रहा होगा, जैसे आज हमारी नगर पालिका होती है, इस तरह की व्यवस्थाएं रही होंगी। और इस व्यवस्था में व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये हम डिराइव करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और जो आपको जानना है वह यह जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी कहते हैं। इससे कभी कभी स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है। अपने राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया, अब हम इस काल की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को हम कैसे पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शायद आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो। जब हम हिस्ट्री पढ़ने अभी आगे बढ़ेंगे तो हम कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम सबसे पहले ना उसका टाइम पीरियड चेक करते हैं, फिर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस पर्टिकुलर टाइम का समाज कैसा था, इस समय धर्म का क्या सीन था, कला कैसी थी, और ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई या इसके बाद क्या हुआ। इन सारे डायमेंशन में हम बात करते हैं। तो अभी हम अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कि कृषि क्या है ना, कृषि कैसी हो रही है। अर्थव्यवस्था तो आप समझते हैं ना कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, अर्थ का ना तीन मतलब है। एक अर्थ का मतलब होता है मतलब, मीनिंग, है ना, जैसे बोलते हैं आपके कहने का क्या अर्थ है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरा जो अर्थ है ये प्रोनाउंसिएशन अर्थ होता है, लेकिन लिखते अर्थ है, जिसका मतलब होती है पृथ्वी। और तीसरा एक होता है अर्थ, जिसको हम कहते हैं धन। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, धन की व्यवस्था। और धन की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, तो कोई काम करेंगे, है ना, या आप कृषि कर सकते हैं, आप पशुपालन कर सकते हैं, आप शिल्प कर सकते हैं, आप शिल्पी हो सकते हैं, राइट, आप व्यापार कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो इसके लिए सिक्का चाहिए या मुद्रा चाहिए। ये अर्थव्यवस्था का आप देखते हैं केंद्र कौन होता है, शहर होता है ना? आप अभी भी देखें भारत में कितने बड़े बड़े शहर हैं। आप बनारस चले जाइए, तो बनारस में आपको क्या, यहाँ साड़ी का उद्योग कितना पनपता है ना। आप इसी तरह और भी शहर चले जाइए, बोकारो, तो बोकारो में स्टील के लिए, जमशेदपुर चले जाइए, तो ये सब औद्योगिक शहर है। तो शहर बेसिकली इस तरह का काम करता है। तो शहर भी देखना होता है कि भाई अर्थव्यवस्था में कौन कौन से शहर हमको क्या क्या चीज़ें दे रही हैं। तो अगर हम कृषि की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो यहाँ हमको गेहूँ, जौ, चावल, दलहन और तिलहन, इस तरह के फसलों का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। गेहूँ से आप परिचित हैं, जौ से भी आप परिचित हैं, चावल से भी आप परिचित हैं, दलहन मतलब दाल, और तिलहन मतलब वैसे फसल जिससे तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, जैसे सूर्यमुखी, है ना, तिल, इससे भी तेल निकलता है ना। और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा है, सोयाबीन ऑयल भी होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें ये तिलहन फसलों में आती है। अगर हम कृषि की बात करें तो हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या एग्जाम्पल देखने के लिए मिला, इस पर क्वेश्चन रहता है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कृषि का। उदाहरण के लिए हड़प्पा से हमको गेहूं और जौ, ये दोनों के साक्ष्य मिले। बनावली से हमें दो चीज़ें मिली, एक तो मिला जौ और दूसरा मिला मिट्टी का हल।
अगर हम कालीबंगा की बात करें जो राजस्थान में था है, तो ये यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिला वो हल रेखा का साक्ष्य मिला। हल रेखा क्या होता है? हल रेखा आप ऐसे समझिए कि एक खेत है, और खेत में जो खेत को आप देखेंगे ना, किसान खेत को बनाता है और उसमें जो है जल पहुंचाने के लिए एक नाला जैसा बनाया जाता है, और इस तरह का उनका जाल ही बना होता है। तो ये जो है ये हल चला है ना इस पर, तो इसको हल रेखा बोल देते हैं। इसके अलावा एक प्लेस है गुजरात में लोथल, भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से हमको चावल का साक्ष्य मिला। सिंचाई के साक्ष्य हमको धौलावीरा से मिला, और यहाँ बहुत विकसित जल प्रबंधन का भी साक्ष्य मिला है। तो आप जानते ही हैं धौलावीरा को अब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। अगर हम बात करें ये हल कैसे बना रहे थे, तो इसके लिए धातु का उपयोग है ना, आपको पता है कि भाई धातु का प्रयोग शुरू हो गया, तो अब आगे आकर के यहाँ पे आपको धातु के भी मिलेंगे, मिट्टी के, लकड़ी के भी मिलेंगे, है ना। पशुपालन की बात करें तो इस समय हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं उस पर कुछ चीज़ें हमको मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के मुहर से, इनकी मुहरों से हमको गाय, शेर और घोड़ा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये नहीं मिला है, और इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के वो पूछते हैं। हालांकि गाय से ये लोग परिचित हैं। गाय से क्यों परिचित हैं? क्योंकि अभी मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि बैल इनके मुहर पर है। इसके अलावा कालीबंगा, यहां से हमको ऊंट की हड्डी मिली। तो आप कॉमन सेंस से भी ये आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में, और राजस्थान में आज भी ऊंट पाला जाता है। इसके अलावा एक प्लेस है आमरी, यहां से हमको गेंडे का साक्ष्य मिला। इसके बाद ये लोग पालते क्या थे, किस तरह का? तो ये लोग बैल पालते थे, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, भेड़ पाल रहे हैं, सूअर पाल रहे हैं। तो ऐसे जानवरों को पालते थे। इसके बाद आप देखेंगे ना कि यहाँ कुत्ते और बिल्ली के पंजे के भी निशान मिले। तो हम ये भी डिराइव करते हैं कि इस समय कुत्ते बिल्ली भी रहे होंगे। इन लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हाथी के बारे में भी जानकारी थी। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ जो घोड़ा आपने कहा है नहीं है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ और आपको बता दूं कि घोड़े के अस्तित्व का हमको ना संकेत तो मिलता है कि घोड़ा है, लेकिन ये ऊपरी पार्ट से मिलता है। ऊपरी पार्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मुझे पता करना हो कि आपके घर में आप कैसे जीते हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके घर में जाऊँगा और आपका डस्टबिन उठाऊँगा। ये तरीका भी है, और इसी तरह से जो है जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं वो इसी तरह चेक भी करते हैं। डस्टबिन बहुत इन्फॉर्मेशन दे जाता है। सपोज़ कीजिए आपका मैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक की रूटीन चेक कर रहा हूँ कि आप क्या खाना खाते हैं। आपने मंडे को खाना बनाया और आपका खाना कुछ बच गया, आपने उसको डाल दिया यहाँ मंडे को। फिर ट्यूसडे को आपने कुछ और बनाया और फिर आपने जो बचा खाना वो फिर डस्टबिन में डाला। तो एक लेयर मंडे हुआ, अगला लेयर ट्यूसडे का हुआ, फिर अगला लेयर वेडनेसडे का हुआ, फिर अगला लेयर थर्सडे का, फिर अगला लेयर फ्राइडे का बनते गया, और अगला लेयर फिर जो है सैटरडे का लेयर बना। और मैं चेक कर रहा हूँ कब? संडे को। तो मैं देखूंगा ना कि ये जो ऊपर वाला लेयर है ये कब है, मतलब एकदम नियरेस्ट है, मतलब कल का है, बीता हुआ जो कल है यस्टरडे, इस दिन का है। अगर मैं उससे और नीचे जाऊंगा तो यस्टरडे से बिफोर, यानी कि ये कब हो जाएगा? फ्राइडे का है। मैं और नीचे जाऊंगा, यानी कि मैं जितने नीचे जाऊंगा टाइम कितना होता चला जाएगा? उतना पुराना। तो इसी तरह जो खुदाई हुई, तो खुदाई में जो ऊपरी लेयर से हमें घोड़े की हड्डियां वगैरह मिली, और ये जो प्लेस है जिस प्लेस से मिला वो था सुरकुतदा। तो ये प्लेस है, यहां से हमको घोड़े के अवशेष मिले। हमको लोथल में भी, लोथल जो है यहां से हमको मिट्टी का टेराकोटा मिला घोड़े का। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा बेसिकली जो ना मिट्टी का जो आप खिलौना वगैरह बनाते हैं इसको टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी से बना हुआ जो सामान होता है उसके लिए टेराकोटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको कृषि और पशुपालन दोनों बता दिया है ना। अब हम बात करते हैं शिल्प की, कि इस समय शिल्प कैसा था या शिल्प में क्या हो रहा था।
तो शिल्प में क्या है ना कि यहाँ देखिएगा आप मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, और ये जो मिट्टी का बर्तन है ये लाल एंड ब्लैक, तो कहते हैं काला और लाल, है ना, इसका चित्रण मिलता है हमको। और चित्रों पे इस कलर से इन्होंने पेंटिंग किया, और ये जो चित्र बने ये किनके बने, तो वनस्पति, जैसे कि पीपल बना दिया, जैसे सोचिए एक घड़ा बनाया, है ना, मैं थोड़ा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि घड़ा अच्छा बन जाए। ये थोड़ा मेरी थोड़ी पेंटिंग थोड़ी ऐसी है, तो आप ऐसा ही समझ लें। तो जैसे पेंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे घड़ा बनाते हैं, अपने बचपन में भी तो बनाया ही होगा स्कूल में, ये इस तरह बना देते हैं, राइट, कुछ फूल पत्तियाँ इस तरह बना दी। तो ये जो फूल पत्तियाँ मिली हैं हमें, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो एक वनस्पति है, इसके अलावा आपको पशु पक्षी मिल जाते हैं, जैसे एक उड़ता हुआ पंछी इस तरह का बना दिया। इसके अलावा आपको मनुष्य के भी चित्र मिल जाएंगे, जैसे एक मनुष्य है खड़ा है, वो पानी लेने जा रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। एक एग्जाम्पल और आप ध्यान रखिएगा कि लोथल से जो मिला है वो चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला। ये कभी कभी पूछ लेते हैं चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये लोथल से मिला। तो शिल्प के बारे में इतनी सी बातें थी। अब हम बात करते हैं उद्योगों की। उद्योगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग था वो था मन का उद्योग। मन का क्या होता है, ये ना बेसिकली मिट्टी और पत्थर का बना हुआ एक तरह से समझिए माला है, जो गले में लोग डालते हैं ना, हरे रंग का इस तरह लॉकेट डाला हुआ, फिर यहाँ से एक जैसे हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, कुछ उसी तरह का। तो ये है मन का उद्योग। ये बेसिकली मिट्टी प्लस पत्थर इससे बनाया जाता था। और ये जो पत्थर थे, पत्थर में सबसे ज़्यादा जो पत्थर इस्तेमाल हुआ वो सेल खड़ी का पत्थर इस्तेमाल हुआ। क्या हमको धातु के मनके मिलते हैं, तो हाँ, हमको धातु के भी मनके मिलते हैं। और जो मनके जो है ज़्यादातर क्या हैं, ये आयताकार हैं ऐसे। और इन सब का जो मन का उद्योग है, ये इसका जो क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है वो है लोथल। यहाँ पर एक और उद्योग था, वो था ईंट निर्माण का उद्योग। और ईंट जो होती है इसका रेशियो देखा जाता है, ये रेशियो था 4:2:1। 4:2:1 कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए आप ये ईंट देखते हैं, राइट, ये इस तरह का ईंट आपको आपके घर पे या इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं इसको थोड़ा और बेहतर बना देता हूँ तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे ये जो ईंट है, ये जो ईंट आप देख रहे हैं, तो इसमें एक तो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा एक ये है, और तीसरा ये ऊंचाई है, दिख रहा है आपको। तो ये 4, ये है 2, और ये जो मैंने फिगर बनाई है ये तो आपको 2 जैसा दिख रहा है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसको बीच में से हाफ कर दें तो कैसा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो ईंट है वो 4:2:1 के रेशियो में है। और आज भी अगर आप दिल्ली या हरियाणा उस तरफ जाएंगे तो वहाँ ईंट का साइज़ यही है। बिहार में तो 4:2:2 रहता है, 4 इंची का दीवार बोलते हैं ना। इसके अलावा ईंट निर्माण के बाद अगला जो उद्योग है वो हाथी दांत से बने वस्तुओं का है। और इसका जो प्लेस मिलता है हाथी दांत, इसमें आपको क्या है, तो एक तो हाथी दांत का स्केल मिला, ये कहाँ से मिला, ये हमें लोथल से मिला। इसके अलावा हाथी से जो रिलेटेड जो हमें हाथी के दांत मिले वो हमें लोथल प्लस मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता काल के लोग हाथी दांत का भी प्रयोग करते थे। मैंने आपको भी पशुओं में भी ये बात बताई थी। अब जरा हम लोग धातु की बात करते हैं कि इस समय किस किस तरह के धातु का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो आप सिंपली बताइए कि क्या ये लोग लोहे का प्रयोग करेंगे,
तो आप एकदम ध्यान रखिए कि लोहे का प्रयोग नहीं है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं है, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। तो कौन है? तो 4 धातु आपको ध्यान रखना है। एक तो है तांबा जो पहले से चल रहा है, दूसरा कांसा। कांसा कैसे बनता है? देखिए, जब तांबे में आप टीन मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है। और इस पर बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, लोगों ने कहा कि ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ से इन्होंने पूछा था, हड़प्पा सभ्यता से, है ना। तो तांबा है, कांसा है, इसके बाद चांदी है, सोना है। और अगर हम बात करें कि चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। यहां से हमको चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। अब सवाल है कि ये तांबा कहाँ से आता था, है ना, क्योंकि भाई इसमें तांबा बनाने के लिए तो कांसा बनाने के लिए क्या चाहिए? तांबा और टीन दोनों चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो तांबा है वो ये लोग राजस्थान में एक खान है, आज भी मिलता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं इस पर। राजस्थान में एक खान है, उसका नाम है खेतरी। तो राजस्थान की खेतरी से तांबा उपलब्ध हो जाता था। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी मिल जाता था। और टीन जो था, टीन ये लोग अफगानिस्तान से मंगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग। और लोहे के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब जरा हम लोग व्यापार की बात करते हैं कि इनका व्यापार कैसा होता था। देखिए, जब हम लोग व्यापार देखते हैं ना, तो 2 तरीका होता है व्यापार देखने का। एक होता है आंतरिक व्यापार, कि अपने ही बॉर्डर के अंदर ये लोग किस तरह से व्यापार करते थे, कहाँ से क्या मंगाते थे, किस तरह की चीज़ें रहती थी। दूसरा रहता है कि भाई बाह्य व्यापार कैसा हो रहा था, किन किन देशों से किस तरह का व्यापार कर रहे थे, किन सभ्यताओं के साथ व्यापार था। इसके अलावा देखा जाता है कि ये जो व्यापार कर रहे हैं आंतरिक और बाह्य, तो परिवहन किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या एरोप्लेन से सामान भेज रहे हैं, या फिर नदी से भेज रहे हैं, जल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसे भी भविष्य में आगे भी देखेंगे तो आप इसी तरह देखिएगा, जल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है, सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या फिर आप हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह का मार्ग इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो एक हमको परिवहन देखना है। फिर जो व्यापार होगा तो इसके लिए चाहिए मुद्रा, सिक्का या मुद्रा, तो वो देखना है। और फिर हमको देखना है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट शहर कौन कौन से हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, जरा आंतरिक व्यापार की हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, इनका व्यापार काफ़ी उन्नत था। और सही मायने में आप पूछिए ना, तो इनके ना व्यापार ने ही इसको नगरीय संस्कृति बनाई। ये इतना उत्तम था। आज भी आप देखेंगे कोई शहर आपको दिख रहा है तो वो किसी न किसी उद्योग, किसी न किसी इस तरह की चीज़ों से वो इन्वॉल्व जरूर होगा जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। जो आंतरिक व्यापार है, इसमें ये एक लार्ज वर्थ मनी मंगाते थे। ये कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में मैंने आपको प्लेस बताया था, बदख्शा, वहाँ से मंगाते थे। ये जो सोना था, ये कहाँ से आ रहा था? तो ये कर्नाटक से आ रहा था। इसके अलावा चांदी और टीन, जहाँ ये ईरान प्लस अफगानिस्तान। तांबा, सीसा प्लस संगमरमर, ये राजस्थान के इलाके से आ रहा था। और लकड़ी का जो व्यापार हो रहा था, ये हिमालयी क्षेत्र यानी कि जम्मू और कश्मीर साइड से हो रहा था। अब हम बाह्य व्यापार की बात करते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर के किन किन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। तो इनके जो सभ्यताओं के साक्ष्य हैं वो हमें मेसोपोटामिया से मिलते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका व्यापार बहुत तगड़ा था। और मेसोपोटामिया कहाँ है? फारस की खाड़ी। कैसे पता चला कि ये होता है? बहुत सिंपल है। जैसे हमारा जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ से हमको मोहनजोदड़ो के मोहर मिले, और मेसोपोटामिया में हमको हड़प्पा सभ्यता के मोहर मिले। और ये जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, उसका नाम है मेलुहा।
कि ये हड़प्पा है। और मेसोपोटामिया के, चूंकि मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट पढ़ ली गई तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मेलुहा के लोगों से, मेलुहा के साथ व्यापार करते थे। तो विद्वानों ने ये डिराइव किया कि मेलुहा हड़प्पा के लिए टर्म यूज़ किया गया है। तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेलुहा किस सभ्यता का नाम है या हड़प्पा सभ्यता का और नाम क्या है। तो आप एक मेलुहा वर्ड भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जरा परिवहन की, कि किस तरह का परिवहन था। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सड़क मार्ग भी है और जल मार्ग भी है। जल मार्ग में आपको एक उदाहरण ध्यान रखना है, लोथल से डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा, कभी कभी इसके लिए बंदरगाह शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला, और ये जो डॉकयार्ड है ये पक्की ईंटों से मिलकर बना है। अब आप बोलेंगे डॉकयार्ड क्या होता है, ऐसे समझिए कि बहुत बड़ा सागर है, ठीक है, बहुत बड़ा सागर है और यहाँ छोटा सा एक जगह है जिसके साथ व्यापार होना है। तो इसी जगह पर एक छोटा सा पार्ट अंदर करके एक बना दिया गया ताकि यहाँ आए जहाज और यहाँ आकर के अपना स्टे कर जाए। इसके बाद आपको और एक दो ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि लोथल से जो है मिट्टी का नाव, इसका साक्ष्य मिला। और दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, यहाँ से हमको कांसे का रथ का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा एक और आप याद रखिएगा, जो बनावली है हरियाणा में, यहाँ से हमको चक्के के निशान मिले हैं। तो हम इस बात के निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये लोग सड़क मार्ग से करते थे। अगर हम सिक्के की बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्के नहीं हैं, तो फिर व्यापार कैसे कर रहे थे। अब बोलेंगे पैसा नहीं है तो कैसे व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार हो रहा था बाल्टर सिस्टम से, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। अब आप बोलेंगे कि सर ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, जैसे मेरे पास सेब है और आपके पास अंगूर है ना, मेरे पास एप्पल है, आपके पास क्या कर दूं, मैं ऑरेंज दे दूं, चलो आप ऑरेंज रख लो। तो मुझे ऑरेंज चाहिए तो आपने मुझे ऑरेंज दिया, आपको एप्पल चाहिए मैंने आपको एप्पल दे दिया। तो अब इसका रेशियो हो जाएगा, जैसे मैं आपको एक एप्पल दूंगा तो आप मुझे 2 ऑरेंज देंगे। तो ये कैलकुलेशन ना बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आगे चल के इसीलिए हमने मुद्रा बनाया भी। इसके अलावा और भी हैं उद्योग, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, इतना काफ़ी है। शहर के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसको प्रथम नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी इसकी अर्थव्यवस्था। अब जरा हम इसके सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी।